हेलो एवरीवन। आई होप सारे आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से रहना। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, दैट इज अबाउट कि नो योर लेजेंड्स। बेसिकली हमारे जो लेजेंड्स हैं उनके कुछ नोन अननोन फैक्ट्स जो कि बेसिकली अगर आप सर्च करने जाओ तो अलग अलग जगह पर मिलेंगे। मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स, कुछ वेबसाइट्स, इनकी हेल्प लेके इन सबको एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश करी है। आज बेसिकली हम बात करेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड के बारे में, ऐसा साइंटिस्ट, मतलब ऐसा फिजिसिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में। ठीक है, मजा आया ना सुन के। और एक चीज और पता, इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि भैया इनके पैदा हुए ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, काम शुरू किया कहां पे? यूरोप में जाके। और उसके बाद दोबारा से कहां पे आगे का काम जो करा, मतलब ज्यादा मेजर वर्क जहां पे किया, दैट इज इन कनाडा। और कनाडा के बाद फिर वापस आ गए कहां पे? वापस से यूरोप में। तो इतना ज्यादा, मतलब कह लो कुछ भी, कि यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह अपना जलवा बिखेर के ये बंदा आया हुआ है। और फिर इन्होंने 1908 में नोबेल प्राइज जीत लिया। किसमें जीता? तो केमिस्ट्री में। काम किसमें किया? फिजिक्स में किया। मतलब फिजिक्स में नहीं कहेंगे, बट हाँ, मतलब फिजिक्स में ही काम किया। ज्यादातर जो इनके टॉपिक्स है वो फिजिक्स में ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, सो एक्साइटेड? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट अबाउट अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में। सो दिस इज मी, माय नेम इज अमित रंजन। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम रदरफोर्ड के बारे में बात करें, so he was the son of James Rutherford, a farmer, and his wife Martha Thompson. Martha Thompson, she was a school teacher. ये एक स्कूल टीचर और एक फार्मर जो है उनकी, मतलब उनके चौथे बच्चे थे। ध्यान रखना, ये चौथे, मतलब इनके टोटल 12 भाई बहन थे, उसमें से ये चौथे नंबर पे आते थे। So he was born in 13th of August 1871. भैया बचपन से शौक था पढ़ने में, तो ठीक थे ही, मैथ साइंस में काफी अच्छा करा था। ठीक है, ये कुछ इसकी ब्लड सी इमेज दिख रही होगी, इसमें से आपको पहचानना कि ये रदरफोर्ड इसमें से है कौन से। वैसे अभी तो मुझे भी साफ से नहीं दिख रहा, बट आपको बताना कि इनमें से रदरफोर्ड है कौन सा। अगर इसकी कोई अच्छी सी इमेज मिले तो प्लीज मेरे को लिंक शेयर करना, क्योंकि मुझे ऐसी, मतलब इससे अच्छी इमेज कोई सी मिली नहीं। ओके फाइन। अगर बचपन के इंटरेस्ट की बात करें तो इनका इंटरेस्ट जो था वो रग्बी और फिशिंग में था। पढ़ने में थोड़े से अच्छे थे, थोड़े नहीं, काफी ज्यादा अच्छे थे। 1895 में रदरफोर्ड को अवार्ड किया गया 1851 रिसर्च फेलोशिप। अब ये भैया, ये रिसर्च फेलोशिप होता क्या है? ये जो रिसर्च फेलोशिप होता है, इसमें होता क्या है कि बेसिकली कि आपको ग्रांट दिया जाएगा। आपको ग्रांट मिलेगा कहां पे? कि आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज जो है ना, वो आप इंग्लैंड में जाके, मतलब बेसिकली यूरोप में जाके आप कहीं से, मतलब यूरोप में कहीं भी कर सकते हो, आपको फंडिंग दी जाएगी कंप्लीटली। न्यूजीलैंड देगी उसको। ठीक है, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट देगी। ठीक है भैया, चलो ठीक है। अब इसी बीच क्या हुआ, इनको पता चला कि हाँ ये होने वाला है। चलो ठीक है। अब पता है, आप एक चीज जान के आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ये अवार्ड जो है ना, ये जो आपका फेलोशिप है, ये इनसे पहले एक दूसरे बंदे को मिल रहा था, एक दूसरे व्यक्ति को मिल रहा था। और अमेजिंग वाली बात पता है क्या, कि उनका जो फेलोशिप है, पता है किस लिए कैंसिल हो गया? क्योंकि उनकी शादी होगी, तो उन्होंने शादी कर ली। तो उस टाइम पे रूल ये था कि अगर आप शादी कर रहे हो तो कोई फेलोशिप जो होगी, अगर आपको दी जाने वाली होगी, वो कैंसिल कर दी जाएगी। बस उनसे कैंसिल हुआ, एक, मतलब एक कंधा छूटा, दूसरे कंधे को लपक लिया हमारे रदरफोर्ड भैया ने। तो चलो ठीक है, रदरफोर्ड भैया ने, तो क्या इनको प्यार नहीं हुआ? हाँ जी बिल्कुल, इनको भी प्यार हुआ। इनको प्यार हुआ मैरी न्यूटन से, एक बहुत ही फैसिनेटिंग लेडी, इनसे इनको प्यार हुआ। बट मैरी न्यूटन कभी चाहती नहीं थी कि, मतलब इनके कारण इनकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट पड़े। तो इन्हें ना बोला कि भैया, नॉट भैया, भैया नहीं बोलेगी ना इनको, तो बोली कि आप अपनी पढ़ाई करो, मैं, मतलब एज अ पैरालिसिस, मतलब एक होता है ना कि ह्यूमन बॉडी में अगर हाथ पैर में कुछ पैरालिसिस लग जाए, पैरालिसिस हो जाए, तो आप काम नहीं कर पाओगे सही से, राइट? पूरी बॉडी बेकार हो जाती है। तो वैसे ही मैं किसी पैरालिसिस की तरह काम नहीं करना चाहती आपकी रिसर्च वर्क में। हाँ, आप आराम से जाओ, अपनी फेलोशिप लो, रिसर्च वर्क करो, लेकिन हाँ इस चीज का ध्यान रखना कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैं तब तक, जब तक आप शादी को मेरे पास वापस नहीं आओगे, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो भैया ये चले गए हमारे कहां पे? तो ये चले गए हमारे इंग्लैंड। इंग्लैंड में कहां से? कैवेंडिश लेबोरेटरी। यहां पे हमारे आका कौन थे उस टाइम पे? सर जे थॉमसन। जे थॉमसन नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, कहां पे नाम सुना है आप लोग बता दो, शायद सबको ही पता होगा। चलो, तो ये चले गए जे थॉमसन के पास। अब जे थॉमसन ने क्या किया, देखा कि अरे यार ये तो सही बंदा है, चलो इसको रख लेते हैं। तो रख लिया इनको। अब टाइम ऐसा था, मतलब सोचो कि अब है क्या, जे थॉमसन उस टाइम पे, एक्चुअली जे थॉमसन वहां के हेड थे, और इन्होंने क्या बताया था, मतलब रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही यहाँ के कैवेंडिश लेबोरेटरी जो है, कैवेंडिश लेबोरेटरी जो है, इसके रूल्स चेंज हुए थे। इनिशियली ये क्या होता था कि जो बाहर के हैं, मतलब इंग्लैंड के बाहर के, ऑक्सफोर्ड के बाहर के जो बच्चे हैं, उनको ये यहाँ पे काम करने नहीं देते थे।
बट इन्होंने अलाउ किया, इन्होंने थोड़े टाइम पहले ही इन रूल्स में चेंज लाए थे, ये लेके आए थे, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारे रदरफोर्ड भैया को एडमिशन मिल गया। चलो अच्छी बात है, इन्होंने अपना रिसर्च जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। पर पता है ये टाइम इतना खतरनाक सा था, मतलब कहते ना कि 1850 से 1950 के आसपास ये जो 100 साल का टाइम था ना, यहाँ पे एक साथ ही बहुत सारे काम इकट्ठे चल ही रहे थे। तो बड़ा अजीब सा चीज हो गया। क्या हो गया भाई? तो 5 ऑफ जनवरी 1896 को एक पेपर आया, एक रिसर्च पेपर आया, किससे रिलेटेड? एक्सरे से रिलेटेड। जो हमारे साइंटिस्ट थे रोनिगन साहब, तो इनका एक रिसर्च पेपर आया कि एक्सरे। अब जैसे ये चीज शुरू हुई कि हाँ एक्सरे नाम के कुछ होते हैं, मतलब कुछ होता है, कुछ रेज है, एक्सरे इनका नाम दिया गया था। इसके बारे में हम बात करेंगे कभी बाद में। तो हुआ क्या, अब जितने रिसर्च लेबोरेटरीज थे सबने काम करना स्टार्ट कर दिया एक्सरेज के ऊपर कि नहीं भैया हमें भी एक्सरे पे काम करना, हमें भी एक्सरे पे काम करना है। तो थॉमसन सर की ये जो लैब है ये क्यों अलग रह जाती, इन्होंने भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो तब तक हमारे जो भैया थे ये क्या बोलते हैं इसको, रदरफोर्ड सर। तो रदरफोर्ड सर जो है ये उस टाइम पे ट्रांसमिटिंग सिग्नल यूजिंग एक्सरे, ये इस पे कुछ काम कर रहे थे, नॉट यूजिंग एक्सरे एक्चुअली, ही वाज वर्किंग समथिंग रिलेटेड टू ट्रांसमिटिंग सिग्नल। बाद में क्या हुआ, इनको जो थॉमसन सर ने रिकमेंड करा कि भैया आप इस पे ना काम करना बंद कर दो, आपने थोड़ा सा एक्सरेस पे काम करना स्टार्ट कर दो। उनको सजेशन दिया गया कि आप एक्सरे गैसेस पे, एक्सरेस पे थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दो। लेकिन मैंने कहा ना टाइम ऐसा था 1850 से 1950 के बीच का टाइम, बहुत सारी चीजें इकट्ठे चल रही थी। इसी बीच क्या हुआ, एक हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए। कौन से साइंटिस्ट आए, नाम बताना इसका जरा। सो ही वाज हेनरी बैक्वेरेल। तो बैक्वेरेल ने तब तक डिस्कवरी कर ली रेडियो एक्टिविटी की, नॉट रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी नहीं करी थी एग्जैक्टली, मतलब हाँ इन्होंने बता दिया था कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके कारण कुछ ऐसे इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। चलो बहुत अच्छा। तो अब क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड साहब का दिमाग खुला कि नहीं यार अपने को ना इस पे थोड़ा सा काम करना, अपने को ना रदरफोर्ड इस पे रेडियो एक्टिविटी पे थोड़ा सा काम करना है। रेडियो एक्टिविटी पे और एक साइंटिस्ट काम कर रहे थे, वेरी फेमस साइंटिस्ट, दैट इज मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी भी काम करना, ये भी काम कर रहे थे और इनका काम काफी अच्छे लेवल पे था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, देन रदरफोर्ड डिसाइडेड टू वर्क ऑन इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन गैसेस, कि भैया गैसेस पे जो इसका असर क्या पड़ता है, मतलब रेडियो एक्टिविटी का असर जो गैसेस पे क्या पड़ता है, इसके बारे में इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो इनका एक सेटअप था दैट वाज समथिंग रिलेटेड विद जो क्यूरी मैडम का, मैडम क्यूरी का जो सेटअप था उससे थोड़ा सा रिलेटेड ही था। ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास क्या थे, एक प्लेट था, देखो यहाँ पे क्या आपका यूरेनियम रखा हुआ इस वाले रीजन में, देखो यहाँ पे यूरेनियम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैं कलर चेंज कर देता हूं तो शायद आपको दिख जाए। यहाँ पे क्या था, यूरेनियम रखा हुआ है। ठीक है, और यूरेनियम के बाद क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक सेटअप सा बनाया कि अब क्या हुआ, देखो यूरेनियम से जो रेज निकलेंगे ये इसकी तरफ जाएंगे और इसकी तरफ जाने के कारण जो यहाँ पे करंट आएगा ये इसको मेजर करेंगे। ठीक है, इस करंट को ये मेजर करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा रिलेटेड था क्यूरी मैडम से। बट इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज करा। इन्होंने चेंज क्या किया, बीच में इन्होंने कुछ मेटल के प्लेट्स डाल दिए, मेटल के प्लेट्स डाल दिए। अच्छा अब देखो होता क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, यहां से ये जो रिजल्ट आता ना, हम बेसिकली रदरफोर्ड को एक ही चीज के लिए जानते हैं, दैट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब आप इसको समझोगे तब आपको लगेगा यार क्या बंदा था ये, मतलब क्या थे ये। तो जब इन्होंने इस पे काम करना स्टार्ट करा तो इनको पता चला कि देखो जब ये प्लेट्स इन्होंने रखे थे, इनिशियली क्या हो रहा था कि करंट जो है ना वो काफी ज्यादा था। इनिशियली करंट जो था, करंट की वैल्यू काफी ज्यादा थी, लेकिन बाद में करंट की वैल्यू ना कम थोड़ी सी डिक्रीज होगी और डिक्रीज होने के बाद ये कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी, कैसे कांस्टेंट हुई, तो इन्होंने मेटल प्लेट्स जो है वो अलग अलग रखे। इन्होंने एक बार मेटल प्लेट जो थोड़ा पतला रखा, फिर मोटा रखा, इस तरह से इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अच्छा जब ये हुआ तब इनको पता चला कि नहीं यार कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है, गड़बड़ ये थी कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये जो रेज निकल रहे थे ना, तो सम रेज वेयर पॉजिटिव रेज, और आज हमें पता है कि इन पॉजिटिव रेज को हम बोलते हैं अल्फा रेज, और समवेयर नेगेटिव रेज को हम बोलते हैं बीटा रेज। तो अल्फा और बीटा गामा ये जो रेज है इनकी डिस्कवरी किया, तो या इनका नाम रखना जो है ये भी हमारे रदरफोर्ड सर ने ही किया था। रदरफोर्ड सर ने ही हमें बताया कि अल्फा रेज और बीटा रेज जो हैं उनके कारण बेसिकली यहाँ पे करंट जो है वो ऐसे हो रहा है। तो बोलोगे सर ये जो थिकनेस जो थी उसका क्या असर पड़ा, तो देखो आपको पता होगा कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी थिकनेस काफी कम होती है, इनका पेनिट्रेशन पावर जो होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू बीटा रेज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा पतला रखा हुआ इनिशियली तो आपको क्या हुआ, थोड़ा सा ज्यादा करंट मिलेगा क्योंकि अल्फा रेज भी पास हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने थिकनेस बढ़ाई अल्फा रेज ब्लॉक हो जाते हैं, फिर पास क्या होता है, गामा रेज पास होता है, सॉरी बीटा रेज पास होता है। क्योंकि गामा रेज के बारे में अभी तक कोई बात ही नहीं हुई थी। क्यों नहीं बात हुई थी, क्योंकि गामा रेज आर न्यूट्रल, गामा रेज न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं तो न्यूट्रल से कोई करंट यहाँ पे जनरेट नहीं होता। ये बात समझ आ गई आपको कि हाँ यार
ये तो बड़ी सही चीज है। अच्छा, उसके बाद तो इसी से क्या हुआ, बेसिकली हमारी डिस्कवरी होगी अल्फा एंड बीटा पार्ट रेडिएशंस के बारे में। तो अल्फा एंड बीटा रेडिएशन की अगर डिस्कवरी की बात करो या इसकी नेमिंग की बात करो तो वो रदरफोर्ड ने ही दिया था। बाद में किसी दूसरे साइंटिस्ट ने रेडियम के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद उन्होंने गामा रेज, इसका नाम जो है ना गामा रेज, ये भी रदरफोर्ड ने ही दिया था। रदरफोर्ड ने ही अल्फा बीटा गामा तीनों नेमिंग करी थी, बिकॉज अल्फा बीटा एंड गामा दे वेर ग्रीक, द फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स ऑफ ग्रीक लेटर्स। ग्रीक लेटर के फर्स्ट 3 अल्फाबेट जो है दे आर अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कनाडा में एक यूनिवर्सिटी है मैकगिल यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैकगिल यूनिवर्सिटी कभी आप गूगल कर लेना, दैट इज इन ओंटारियो और समवेयर, या तो दैट यूनिवर्सिटी, मैकगिल यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया, मतलब उनकी एज होगी, वो रिटायर हो गए।